Now we will discuss about inflammation. Inflammation basically एक immune system का response है against any irritant. इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, फ्लूइड क्या होता है वो ब्लड वेसल से निकल के कहाँ पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर चला जाता है। अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेमेशन की तो उसकी दो टाइप्स हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है वो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन को स्टडी करेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब हम स्टडी करते हैं तो इसके मीडिएटर्स कौन होते हैं जो यानी कि इसको प्रोसीड करवाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा टोल रिसेप्टर आता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास एकिडोनिक एसिड, फिर मास्ट सेल कॉम्प्लीमेंट एंड हैंगमैन फैक्टर फैक्टर 12। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टोल रिसेप्टर को। टोल रिसेप्टर ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम में। सेल्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम में। जब मैं इनेट की बात करता हूं तो मैं दो सेल्स की बात करूंगा, एक मैक्रोफेजिस की एंड डेंड्रिटिक सेल। जब भी मैं इनेट सिस्टम की बात करूं तो मैं इन दो की बात कर रहा हूँगा इन्फ्लेमेशन के चैप्टर के अंदर। इसके अलावा अगर ये प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, प्रेजेंट ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो उसके अंदर यानी कि जिन मैं सेल्स की बात करूंगा वो चेंज हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, हमारे पास लिम्फोसाइट्स वगैरह हो जाएंगे। तो मैं इसमें लिम्फोसाइट्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं एक्यूट की बात करूं तो एक्यूट के अंदर मैं किसकी बात करता हूँ, इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी के अंदर कौन से सेल्स आते हैं, हमारे मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक आते हैं। ये यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। अब बात यह आती है जो हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर है ये एक्टिवेट कैसे होता है। हमारे पास जो मैक्रोफेजेस है ना उसके पास एक रिसेप्टर साइट है CD14। उसके ऊपर जैसे ही कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आता है तो उसकी लिपोपोली जो सेक्राइड होती है वो उसको यानी कि वो रिकग्नाइज करता है और फिर उसके थ्रू ये टोल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता होता है। मैक्रोफेज क्या करता है, मैक्रोफेज की जो CD14 साइट है वो किसी भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिपोपोलीसेकाराइड को क्या करता है, रिकग्नाइज करता है। जिसकी लिपोपोलीसेकेट में उसको रिकग्नाइज करता है और फिर उसके थ्रू ये टोल रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। जब टोल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उसके साथ हमारे पास अपरेगुलेशन किसकी होती है, यानी कि जब ये इंक्रीज होगा तो उसके साथ जो हमारे पास NF कापा बी फैक्टर जो है वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा, जिसकी रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मल्टीपल इम्यून सिस्टम्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। मल्टीपल इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाता है, एराकिडोनिक एसिड। अगर मैं एराकिडोनिक एसिड की बात करता हूँ, ये एक्टिवेट कैसे होता है या ये रिलीज कैसे होता है। जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जब उसकी यानी कि फॉस्फोलाइपेज A2 उस पर एक्ट करता होता है तो उसके रिस्पॉन्स में एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। और फिर ये किसके ऊपर एक्ट करता होता है, पहले ये बताता हूँ ये यानी कि ये रिलीज कैसे होता है, जब फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये रिलीज होता है, एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। फिर एराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज और 5 लिपो
ऑक्सीजनेज के ऊपर एक्ट करता है, जिसके रिस्पॉन्स में क्या बनाता है, अगर ये साइक्लो ऑक्सीजनेज पे एक्ट करता होता है तो फिर क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। और अगर ये 5 लिपो ऑक्सीजनेज पे एक्ट करेगा तो क्या बनाता है, ल्यूकोट्रीन्स, ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीजी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास, पीजी आई2, पीजी डी2 एंड पीजी ई2। इनका काम क्या है, पीजी आई2 का, पीजी डी2 का और पीजी ई2 का वेजोडाइलेशन करवाते हैं ये, और उसके साथ ये क्या करवाते होते हैं, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। क्या करवाते हैं, इनका दो काम होता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन में साइक्लोग्राम प्रोस्टाग्लैंडिन में तब्दील होते हैं तो कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं हमारे पास, पीजी आई2 बनता है, पीजी डी2 बनता है और पीजी ई2 बनता है। पीजी इंसानों का काम क्या होता है, वेजोडाइलेशन करवाना होता है और इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी होती है। इसके अंदर जो हमारे पास पीजी ई2 है, इसका एक और काम भी है। इसका जो यूनिक काम है जो बाकियों का नहीं है वो क्या है, ये पेन और फीवर को भी मीडिएट करता होता है, पेन एंड फीवर। PGE2 ओनली पेन और फीवर को करता होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर से। इसके हमारे पास दूसरे नंबर पे कौन सा होता है, लिकोट्रीन्स। लिकोट्रीन्स का क्या काम होता है, जब ये लिकोट्रीन्स बनेंगे तो कौन कौन से हमारे पास लिकोट्रीन्स बनेंगे, सबसे पहले ये बताते हैं, LTB4, LTC4, LTD4 एंड LTE4, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4। अगर मैं B4 की बात करता हूँ, इसका क्या काम होता है, ये अट्रैक्ट करता है और एक्टिवेट करता है, किसको, अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स। इसका सिर्फ यही काम है। इसका काम क्या है, सिर्फ ओनली अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को और उसको एक्टिवेट करता है। जबकि बाकियों का काम क्या है, इनका काम क्या है, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर एक चेंजेस है इन दोनों के अंदर, फिर वेजोडाइलेशन के और वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर। लिकोट्रीन्स क्या करवाते होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते होते हैं, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन वेजोडाइलेशन करवाते होते हैं। इसके अलावा ये और क्या काम करते हैं, सेम वैसे ही इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, और क्या करवाते होते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म करवाते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म, ये इसका काम होता है सारों का। अगर मैं इसको ओवरऑल बताऊं तो ये एकिडोनिक एसिड रिलीज कैसे होता है, ये बनता कैसे, जब यानी कि फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर फॉस्फोलाइपेज ए एक्ट करता होता है तो उसके रिस्पॉन्स में एकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। एकिडोनिक एसिड दो चीज़ों पे एक्ट करता होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पे करता होता है और 5 लिपोऑक्सीजिनेज पे करता है। जब वो साइक्लोऑक्सीजिनेज पे एक्ट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा बनाएगा, PGI2, D2 एंड E2। इन सारों का काम क्या होता है, वेजोडाइलेशन करवाना और इनकी वास्कुलर परमिएबिलिटी। और उसके अंदर जो E2 का जो यूनिक काम है वो क्या है, वो पेन और फीवर को भी मीडिएट करता होता है। देखिए 5 लिपोऑक्सीजिनेज वो किस में कन्वर्ट होता है, लिकोट्राइन्स में कन्वर्ट होता है। लिकोट्राइन्स कौन से है, LTB4, LTBC4, D4 एंड E4। B4 का इसमें क्या काम है जो यूनिक है सालों से, अट्रैक्ट एंड एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। और उसके अलावा जो बाकियों का क्या काम है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, इनकी वास्कुलर परमिएबिलिटी एंड ब्रोंकोस्पैम। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पे आता है वो हमारे पास कौन सा आ गया, मास्ट सेल। मास्ट सेल यानी कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, थ्रू आउट कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। अब ये इसको एक्टिवेट कौन करवाता है, इसको तीन चीजें एक्टिवेट करवा सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो टिश्यू ट्रॉमा अगर कोई होगा तो ये एक्टिवेट होगा, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हम आगे भी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं वो इसको एक्टिवेट करेंगे, या फिर क्रॉस लिंकिंग होती है सेल सरफेस ऑफ IgE बाय एंटीजन। अगर कोई एंटीजन IgE के दौरान कोई क्रॉस लिंकिंग वगैरह होती हैं तो फिर एक्टिवेट होता है। हमारे पास टू टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होता है यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स
और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, डिले रिस्पॉन्स। जब हमारे पास इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, इसकी रिलीज में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता होता है, अगर कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स होना हो तो हमारे पास हिस्टामीन ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो बनते होते हैं, वो फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स करवाते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स कौन करवाता है, हिस्टामीन्स, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होता है, हिस्टामीन क्या करवाते हैं, वेसोडाइलेशन, और क्या करवाते होते हैं, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। डिले रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होता है, एकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एकिडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होकर क्या करवाते हैं, लिकोट्रिन्स बनाते हैं। लिकोट्रिन्स फिर जाके आगे क्या काम करता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। ये इसका काम है टोटल मास्ट सेल का। यानी कि अगर डिले पहले मास्ट सेल की क्या थी, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, टिश्यू ट्रॉमा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, या कोई भी सेल सरफेस क्रॉस लिंकिंग होती है सेल सरफेस आईजीई बाय एंटीजन के ऊपर, तो ये यानी कि एक्टिवेट होता है। इसके अलावा यानी कि हमारे दो रिस्पॉन्स होते हैं, इमीडिएट होता है और डिले होता है। इमीडिएट में हमारे पास कौन सा आता है, हिस्टामीन आता है, और डिले में हमारे पास एकेटोनिक एसिड रहता है। जब हिस्टामीन डिले तो वेसोडाइलेशन होती है और इनकी वास्कुलर परमिएबिलिटी। जब डिले रिस्पॉन्स आता है तो उसके अंदर एकेटोनिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एलटीई में, एलटी यानी कि लिकोट्रिन्स में होता है, और लिकोट्रिन्स का काम क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। एंड नेक्स्ट topic is point is complement proteins। जब मैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की बात करते हैं, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी सीरम प्रोटीन्स हैं। कौन से हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी सीरम प्रोटीन्स है। अब ये एक्टिवेट कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जाहिर बात है कोई ना कोई चीज तो होती है जिसको आगे एक्टिवेट करवाती होती है। तो तीन तरह के पाथवेज होते हैं, एक होता है क्लासिकल, दूसरा हमारे पास ऑल्टरनेट, तीसरे नंबर हमारे पास कौन सा आता है, एमबीएल पाथवे, मोनोस बाइंडिंग लेक्टिन। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, जो C1 है ये बाइंड किससे करता है, आईजी जी या आईजी एम से बाइंड करता होता है, और फिर आगे किसके जरिए बाउंडेड, किसके साथ बाउंड होते हैं, एंटीजेंस के साथ, तो ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर कोई भी पैथोजन वगैरह आएगा वो डायरेक्ट इसको एक्टिवेट करवाएगा, इस पूरे यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। डायरेक्ट पैथोजन वगैरह कोई आ जाता है, माइक्रोबियल आ जाता है, कोई माइक्रोबियल प्रोडक्ट आ गया। ये भी हमारा जो एमबीएल सिस्टम होता है, एमबीएल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एमबीएल किसको कहते हैं हम, मोनोज बाइंडिंग लेक्टिन। ये बाइंड किसके साथ करता है, मोनोज के साथ। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और फिर वो क्या किसको एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट होता है तो इसके रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होता है, C3 कन्वर्ट किस में हो गया, C3A एंड C3B में। और फिर इसी के साथ जो C5 है, जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो C5 भी कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, वो C5A एंड C5B में। अब फिर इसके जो C5B है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को पूरा कॉम्प्लेक्स बनाती होती है C6 टू C9 के साथ, एक कॉम्प्लेक्स बनाती होती है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते होते हैं, MAC, मैक्रोफेज नहीं बल्कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते होते हैं, जिसका फंक्शन मैं भी आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो C5 C3A और C5A रह गया है और C5B रह गया, इसका C3B, ये हमारे पास तीनों रह गए। इनका क्या काम होता है, ये जो C3A एंड C5A, ये दोनों मिलकर क्या करवाते थे, मास्ट सेल की डी ग्रेनुलेशन को क्या करवाते होते हैं, इन्हांस करते हैं, उसको ट्रिगर करता है, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन का काम क्या होता है, यही वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज द वास्कुलर परमिएबिलिटी। इसके हमारे पास क्या आता है, C5A का हमारे पास क्या काम होता है, वो कीमोटैक्टिक करवाता होता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट करवाता है, किसकी करवाता होता है, न्यूट्रोफिल्स की। और हमारे पास जो C3B है, इसका क्या काम होता है, ऑप्सनाइजेशन।
ऑफ फेगोसाइट, फॉर फेगोसाइट। यानी कि कोई भी पैथोजन या कोई भी माइक्रोब है उसको यानी कि मैक्रोफेज के लिए ईटेबल बनाता होता है, उसके लिए डिलीशियस बनाता होता है ताकि वो उसको खा सके या उसको डिस्ट्रॉय कर सके। एंड पे हमारे पास क्या बना था, MAC बना था। क्या होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या होता है, ये माइक्रोब की अंदर स्वाक प्रोड्यूस करता है, पोज करता है उसके अंदर, और फिर उसकी लाइसिस करवा देता है और उसको तोड़ फोड़ करके उसको खत्म कर देता होता है। एंड पे हमारे पास इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो मीडिएटर है उसके अंदर हमारे पास एक फैक्टर रह गया, उसे क्या कहते होते हैं, हैंगमैन फैक्टर। ये जो MSC है इसके बारे में ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं ये बाकायदा वाइवे में या पेपर के अंदर, थ्योरी के अंदर ये पूछा जाता होता है। MCQ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है हैंगमैन फैक्टर। हैंगमैन फैक्टर क्या होता है, ये इनएक्टिवेट करता होता है। किसको इनएक्टिवेट करता होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी को। कहां पे, लीवर के अंदर। इनएक्टिवेट द प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी कौन से थे, ये कॉम्प्लेक्स वाला जो हमने अभी पीछे कॉम्प्लीमेंट वगैरह किया है, ये उसी को ही कहता है। इसके बाद हमारे साथ होता क्या था, इसकी रिस्पॉन्स में जब ये एक्टिवेट होता था हैंगमैन, तो इसके साथ हमारे पास क्या क्या चीजें और थी वो जो एक्टिवेट होती है, कोआगुलेशन एंड फिब्रिनोलिटिक सिस्टम। दूसरे इसके साथ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट होता था। लीवर के अंदर ये इनएक्टिवेट कर रहा है, लीवर के अंदर सिर्फ। और उसके अलावा हमारे पास काइनिन सिस्टम था एक, काइनिन। काइनिन सिस्टम होता क्या है, काइनिन सिस्टम के अंदर क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास काइनोजिन्स होते हैं ये एक बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ये टूटते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, बेडिकाइनिन। तो हमारे पास जो बेडिकाइनिन का काम क्या होता है, सेम ऐसे हिस्टामिन की तरह इसका वर्क होता है, वेजो डायलेशन, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, और इसके बाद इसका एक और काम है, ये पेन भी प्रोड्यूस करवाते होते हैं। क्या करवाते होते हैं, पेन भी प्रोड्यूस करवाते होते हैं। ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है या बल्कि जो मीडिएटर्स हैं वो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारा यानी कि हमारे पास टोल लाइक रिसेप्टर इन्फ्लेमेशन का ये सारे टोल लाइक रिसेप्टर्स वगैरह ये सारे अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।